Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss MCQs. So there will be total 20 MCQs और 20 MCQs में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं ये आपको बताना है वाया द मेल। आपको मुझे मेल कर देना है और उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बहुत ही न्यू फ्रेश होंगे जो शायद हमने डिस्कस भी ना किए हों हमारी करंट अफेयर की क्लास में, और कुछ सेक्शन वो होंगे जो डायरेक्टली करंट अफेयर की क्लास में से होंगे। क्योंकि हमें कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ में मतलब जितने भी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं लास्ट 1 ईयर के उन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि एग्जाम में आए और आपने ना पढ़ा हो। तो यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आदर्श स्मारक स्कीम। तो आदर्श स्मारक स्कीम क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है? और इस आदर्श स्मारक स्कीम में सिविक एमिनिटीज मतलब जो नागरिक सुविधाएं हैं, एमिनिटीज का मतलब सुविधाएं, क्या उनको बढ़ाया जाएगा अंडर द प्रोटेक्टेड साइट? जो भी इस आदर्श स्मारक स्कीम में आएंगी उसमें जो भी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं क्या उनमें नागरिक सुविधाओं को, सिविक एमिनिटीज को बढ़ाया जाएगा? तो 2 पॉइंट्स यहां पर बताइए, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, या दोनों सही या दोनों गलत हैं बताइए। तो ये बिल्कुल सही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन्हीं के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। सेकेंड स्टेटमेंट, the civic amenities are being augmented at protected sites under this scheme। बिल्कुल सही बात है, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा जिसमें हम लोग कह सकते हैं वाईफाई होगा इन प्रोटेक्टेड साइट्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्मारक हैं, टेम्पल्स हैं इत्यादि। इसके अलावा ब्रेल लिपि होगी जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी आसानी से चीज़ों को समझ सके, हाथ रख के उसे पढ़ सकें, और भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ में यहां पर इसको एम्बेड किया गया है। तो यही है आदर्श स्मारक स्कीम। सो बोथ द पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। और इस आदर्श स्मारक स्कीम की मदद से हम लोगों ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये काम किया था। सो प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड विजिटर एमिनिटीज, जो विजिटर्स हो उनको सुविधा ज्यादा मिले, एस्पेशली फॉर द फिजिकल चैलेंज्ड, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ब्लाइंड है, उनके लिए एस्पेशली ब्रेल इत्यादि का फैसिलिटी वहां पर किया गया। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, इसके द्वारा ये इंप्लीमेंट की जा रही है। सिविक एमिनिटीज को ऑगमेंट किया जाएगा मतलब बढ़ाया जाएगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 100 मॉन्यूमेंट्स स्मारक का अपग्रेडेशन किया है और वहां पर फिजिकली चैलेंज्ड विजिटर्स की एमिनिटीज को बढ़ाया गया है ताकि क्या हो, विजिटर्स को एक बहुत ही अलग अनुभव हो, डिस्टिंक्ट फीलिंग आए उनको। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नागार्जुन कोंडा, सलीहुंडम और लेपाक्षी। लेपाक्षी इज अ टेम्पल, नागार्जुन कोंडा इज अगेन, एंड सलीहुंडम, ये जो 3 जगह हैं, क्या नागार्जुन कोंडा ये तेलंगाना में है, सलीहुंडम क्या ये आंध्र प्रदेश में, और लेपाक्षी क्या ये ओडिशा में है? यहां पर आपको बताना है विच स्टेटमेंट आर, विच लोकेशन आर एग्जैक्टली मैच्ड विद द स्टेट, किस राज्यों से कौन से ये जो इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कि अपने आप में टूरिज्म प्लेसेस भी हैं, टेम्पल्स हैं, तो ये किन स्टेट्स में आता है बताइए। देखिए ये तीनों ही वो स्थान हैं, नागार्जुन कोंडा, सलीहुंडम और लेपाक्षी टेम्पल, दीज ऑल 3 आर अंडर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ये लोकेटेड हैं और इन तीनों को ही आदर्श स्मारक स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश के 3 साइट्स को इसमें एनरोलमेंट मिला है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए क्या है, केवल सलीहुंडम ये ही करेक्ट है, बाकी ये दोनों भी आंध्र प्रदेश में ही हैं। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। इट हैड बीन आस्क्ड करेक्ट, तो यहां पर ओनली सेकंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बी यहां पर सही उत्तर होगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश के 3 मॉन्यूमेंट्स स्मारकों को आइडेंटिफाइड किया गया आदर्श स्मारक के रूप में फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज। और वो एडिशनल फैसिलिटीज क्या हैं
कि इन्हें वाईफाई सुविधा मिलेगी, कैफेटेरिया होगा, आसानी से फूडिंग इत्यादि आसानी से लोग खाना खा सकेंगे, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइग्नेजेस मतलब कि ब्रेल के साइंस होंगे, आसानी से इल्यूमिनेशंस वगैरह और लाइट वगैरह की जाएगी। तो फोर्ट ऑफ गैंडीकोटा इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफ अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के तहत गैंडीकोटा नाम का जो फोर्ट है उसे भी इंक्लूड किया गया। और यहां पर नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन्स जो है, रिमेन्स का मतलब जो बचे हुए अवशेष जो है सलीहुंडम में, तो इसको भी इसमें ऐड किया गया है। और वीरभद्र टेम्पल आइडेंटिफाइड एज दी आदर्श स्मारक। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट। तो आई थिंक ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मॉन्यूमेंट्स नागार्जुन कोंडा, बुद्धिस्ट रिमेन्स सहिलहुंडम एंड वीरभद्र टेम्पल जो कि लेपाक्षी में है, ये तीनों ही आदर्श संपर्क स्कीम के तहत जो है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल सारे पॉइंट्स आदर्श संपर्क स्कीम एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी चर्चा में क्यों थी, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स यहां पर ऐड किए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये ऑगमेंट करता है फैसिलिटीज को। इज इट क्लियर? किसके लिए? जो भी यहां विजिटर्स आते हैं। तो पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप, ये इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड इन 2011 एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस। क्या यूएन की जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस में हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप को अडॉप्ट किया गया 2011 में? तो ये सभी पॉइंट्स याद रखने आपको, सन कौन सा था, कौन सी असेंबली के द्वारा, ठीक है। इट इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज इन डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। लगातार जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप रहे हैं, राइट। जो पुराने जो कल्चर्स थे, जो सभ्यताएं या फिर जो आज भी एस्टैब्लिश्ड है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, जो दमिश्कश शहर है लोकेटेड इन सीरिया, तो सीरिया का ये दमिश्कश शहर अपने आप में एक हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप है, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारा जो इंद्रप्रस्थ शहर था, जिसे आज की तारीख में हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं, राइट, वहां पर भी कुछ कल्चर्स आपको मिलेंगे। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दीज 2 स्टेटमेंट? बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट काफी हद तक सही लग रहा है लेकिन गलत है। क्यों? 2011 में यूनेस्को असेंबली कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके तहत, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं, यूएनजीए नहीं, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। तो बता दीजिए, यूनेस्को के ऊपर शॉर्ट नोट लिख दीजिए। भारत की ऑल साइट्स, आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स पता है क्या? अभी हाल ही में कौन कौन सी 2 साइट्स को ऐड किया गया है, उन पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए जरूर, राइट। गतिशील और लगातार बदलते परिवेश के हिसाब से विरासत संसाधनों का प्रबंधन करना, यही इसका इंपॉर्टेंस है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, ठीक है। सो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। गोला मार्क कर लिया करो, क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप इज एन अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज रिसोर्सेज इन डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। इट इज बेस्ड ऑन, यह निर्भर आधारित है, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन, की उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ऑफ लेयरिंग एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, कि कौन कौन सी चीजों में लगातार जो बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, इंडोनेशिया में हाल ही में रिसर्च हुई थी कि जो ओल्ड आर्टिफैक्ट थे या फिर जो भीमबेटका की जो केव्स हैं उसमें जिस प्रकार से चित्र बनाए गए थे आज से 50,000 साल पहले, इंडोनेशिया के वो चित्र लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण खत्म होते जा रहे हैं। तो इस बदलते एनवायरमेंटल परिवेश को देखते हुए कैसे हमको इनको संजोए रखना होगा ताकि ये कल्चरल चीजें लंबे समय तक बनी रहें, और इसीलिए आता है इंटरनेशनल एंड लोकल वैल्यूज प्रेजेंट इन एनी सिटी। इज इट क्लियर? तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और ये कहां हुआ? 2011 की
यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। इज इट क्लियर? चलिए अगले 3 क्वेश्चन पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकपाल बिल पर। तो आपको लोकपाल बिल के बारे में पता है क्या? लोकपाल बिल क्या है, लोकायुक्त क्या होते हैं, है ना? कैन यू राइट ए 250 वर्ड्स ऑन लोकपाल, कैसे बना, कब बना, हिस्ट्री क्या थी, अलग अलग प्रोविजन स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या है। तो पहला पॉइंट है यहां पर, लोकपाल इज एन एंटी करप्शन बॉडी और एक अम्बुड्समैन है। अम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है? अपने आप में एक लोकपाल है। अम्बुड्समैन एक ऐसा व्यक्ति जो देखरेख करता है कि कहीं पे करप्शन तो नहीं चल रहा। अम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट आपको बैंक्स में भी मिलेगा। बैंक्स में यदि आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप अम्बुड्समैन से शिकायत कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी जो है आपको उस विषय का बहुत जल्दी जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा। सो अम्बुड्समैन रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग इनटू करप्शन कंप्लेंट्स एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर जो करप्शंस हुए हैं उनको उनकी कंप्लेंट यहां पर दायर की जा सकती है और वो रेस्पॉन्सिबल है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आर was passed in by the parliament in 2011। क्या 2011 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को पास किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ मैक्सिमम 8 मेंबर्स, कि यहां पर मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है और क्या गलत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लोकपाल का काम ही यही है, कंप्लेंट्स जो भी आती हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबली रिप्लाई करना। ये 2011 में नहीं 2013 में बनकर तैयार हुआ था। फाइनली जो कांग्रेस मतलब यूपीए जाते जाते इसको पास करके गई थी। लोकपाल विल कंसिस्ट चेयरपर्सन, मैक्सिमम चेयरपर्सन के साथ 8 मेंबर्स की बॉडी होती है चेयरमैन के अलावा, दैट मीन्स 9 हो गए टोटल। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज सी हियर। इज इट क्लियर? सी यहां पर सही आंसर है। लोकपाल एक एंटी करप्शन बॉडी का ऑम्बुड्समैन होता है। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल आपको याद आ रहे होंगे, लोकपाल बिल पर बहुत उन्होंने मेहनत की थी। अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए बहुत काम किया। उससे पहले आपको याद आ रहा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जो है, उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2013 और 2019 में फाइनली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पिंकी चंद्र घोष, उन्हें अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट लोकपाल ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त कहां होते हैं? स्टेट लेवल पर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस राज्यों में लोकायुक्त हैं। इज इट क्लियर? सो लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। तो आई थिंक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए एकदम। चलिए अब बात आ रही है H5N1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बर्ड फ्लू। तो क्या H5N1 कॉमन फ्लू, बर्ड फ्लू का एक एग्जाम्पल है? H5N1 has not infected any humans worldwide to date। अब तक की तारीख में H5N1 ने किसी मानव को संक्रमित नहीं किया है। बताइए। आपको साथ ही साथ में H1N1 भी पता होना चाहिए। तो ये तो स्वाइन फ्लू है। H5N1 बर्ड फ्लू है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो सेकेंड ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसे कई सारे मामले आए कि बर्ड फ्लू वाले केस में मानव भी संक्रमित हुआ है। तभी तो आपने देखा होगा जब भी बर्ड फ्लू की घटना शुरू हो जाती है, लार्ज स्केल पर रिकमेंडेशन आती है कि जो बर्ड का मीट है और इवन जो मुर्गों इत्यादि का, चिकन इत्यादि है, एग्स इत्यादि है, पोल्ट्री फॉर्म, वो बिल्कुल डिग्रेड होते चले जाते हैं। मतलब वो सेक्टर ही खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि बैन, लोग इसमें सावधानी बरतते हैं क्योंकि संभावना है कि मनुष्य तक भी ये पहुंचता है। तो वो तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल बताया, लेकिन बिल्कुल मानवों में ये पहुंचता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर नॉट दिया हुआ है, बिल्कुल पहुंचता है, इसलिए गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। तो आप इसी तरह से आंसर्स लगाएंगे, देख लीजिए।
most common form of the bird flu. It's deadly to bird and can easily affect human and other animals that come in contact with a carrier. H5N1 एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, पक्षियों से कहीं पर भी इन्फ्लुएंजा वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताना है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में अंतर क्या है। तो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी उसके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3। बताइए कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला पॉइंट आ रहा है, इट एम्स एट प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या हुआ, उद्यमिता कि नए नए जो नए नए प्रकार के जो बिजनेस है उनको खोलने के लिए स्टार्टअप। तो स्टार्टअप स्टैंड अप काफी क्लोज है, तो व्हाट इज द डिफरेंस अभी मैं आपको बता ही दूंगा। अमंग वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, उनके लिए था क्या, उनको प्रमोट करने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप उनमें बढ़ सके और उसके लिए लोन दिया जाता है, आपको पता होगा लोन। ठीक है, स्कीम इज एंकर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज। यह स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पूरी तरह से जो है संचालित की जा रही है। और इस योजना के तहत क्या केवल ग्रीनफील्ड परियोजना में ही लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब आपको पता है क्या, कि कोई बिल्कुल नए सिरे से, मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है, मान लीजिए 10 बीघा जमीन है। ठीक है, यहां पर ये एग्रीकल्चरल लैंड थी, किसी व्यक्ति ने इसे परचेज कर लिया। वैसे इतना आसान नहीं है एग्रीकल्चरल लैंड को परचेज करना, मान लीजिए कर लिया। उसके बाद यहां पर मकान की एक श्रृंखला बना दी गई, विलाज टाइप। ठीक है, तो ये जो तरीका है बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था कि पहले वाली चीजों को तोड़ना करना है। तो ये सभी प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहलाते हैं, बिल्कुल न्यू स्तर से, जैसे रोड बनाना है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है, वो होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो आपको मुझे बताना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, बताइए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। देखिए स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया में अंतर ही ये है कि जो स्टैंड अप इंडिया है वो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को लोन प्रदान करेगा जिनमें उद्यमिता का गुण है या कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। स्टार्टअप इंडिया जो है उसमें क्या होता है, सभी के लिए, कॉमन आम जनमानस के लिए वो स्टैंड अप इंडिया नहीं है, वो स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, ये पर्टिकुलरली SC ST एंड वुमेन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये संचालित की जा रही है, एंकर्ड की जा रही है। एंड लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली ग्रीनफील्ड। यस, केवल ग्रीनफील्ड जो नए नए प्रोजेक्ट हैं उन्हीं के लिए, पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इसमें नहीं मिलेगा फंडिंग। तो डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, तो यहां पर देख लीजिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, नॉट फॉलोइंग अ प्रायर वर्क, किसी में ऐसा नहीं कि पहले से कोई काम चल रहा हो। और यहां पर देयर इज नो नीड ऑफ रिमूवल और डिमोलिश ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, पहले से जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करना पड़े तो वो ग्रीनफील्ड नहीं कहलाता। जैसे नया रोड बना, एयरपोर्ट नए सिरे से बना, हॉस्पिटल बने। ठीक है, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चर वुड नीड टू बी डिमोलिश्ड और रिनोवेट कर दिया जाए, वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए, इसीलिए मैं क्या है कई बार ये एडिशनल पॉइंट्स ऐड करता रहता हूं। चलिए, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी, यहां पर कोई डाउट नहीं है आपको। स्टार्टअप इंडिया जो है उस पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, स्टार्टअप इंडिया, और इस पर भी शॉर्ट नोट लिख दीजिए स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया शॉर्ट नोट नहीं लिख पाते हैं तो एटलीस्ट अपने लेवल पर इसे पढ़ जरूर लें। ठीक है, चलिए, स्माइल नाम का जो ये एक स्कीम चला, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल
फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो मार्जिनलाइज जो लोग हैं उनके आजीविका और उनको उद्यम के लिए सपोर्ट, मदद प्रदान करना। तो दो स्टेटमेंट दिए, कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बताइए। क्या यह एक फ्लैगशिप स्कीम है सिडबी बैंक की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की? ये फ्लैगशिप स्कीम है। द स्कीम इज ओपन टू सिडबीज एग्जिस्टिंग न्यू कस्टमर। सिडबी के जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग नए कस्टमर्स हैं उनके लिए ये खुली हुई एक स्कीम है, बताइए। बहुत अलग तरह का प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए यहां पर ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं। दीज आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हेन, कब करेक्ट है? जब हम लोग इस्माइल नाम के दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जो आपको ये फुल फॉर्म दी गई है उसके लिए ये इस्माइल के लिए इनकरेक्ट है। मतलब समझ में आया? इस्माइल की दो अलग अलग फुल फॉर्म है। तो ये कैसे क्लियर होगी आपको, देखिए। इस्माइल जो है, जब हम बात कर रहे हैं कि सिडबी के द्वारा मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यहां पर जो सॉफ्ट लोन फंड जो दिया जा रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उसको भी इस्माइल कह रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर फुल फॉर्म तो किसी और चीज की दी गई है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर द लाइवलीहुड एंटरप्राइज। इसीलिए इसका, इस वाले इस्माइल का इन दोनों वर्ड से कोई मतलब नहीं है। ये जो है सॉफ्ट लोन माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं सिडबी के द्वारा, उनके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही तो चलाएगी जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सो इस्माइल इज स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स। जो मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, मार्जिनलाइज्ड का मतलब हो जाता है जो सीमांत व्यक्ति, जिसको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है बहुत सारी स्कीम्स का, उनको टारगेट करते हुए। और फोकस क्या है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, पुनर्निर्वास दिया जाए, उन्हें प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी उन्हें दी जाए, काउंसलिंग की जाए, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन स्किल और इकोनॉमिक लिंकेजेस मिले। और ये स्कीम एक सेंटर सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। तो जो इस्माइल है वो बेगिंग जो कर रहे हैं लोग, जो भीख मांग रहे हैं, विशेषकर उनके लिए ये स्कीम है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। दोनों इस्माइल क्या आपको क्लियर हो गया है नहीं? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। दिस स्कीम वुड बी इंप्लीमेंटेड with the support of state, union territories, local urban bodies, voluntary organization, community based organization। तो ये जो इस्माइल है, आपको याद आ रहा होगा मैंने डिटेल में इस पूरे टॉपिक पर आपसे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं उसमें बताई थी। तो दोनों ही इस्माइल में आपको बिल्कुल डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया। चलिए, और मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद रखिए, जो भी स्कीम होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। चलिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, याद आ रहा है आपको? MPATGM, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। Two statements are given here, 1 and 2. Tell me which statement is correct here or incorrect here. क्या यह एक थर्ड जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या इसकी स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर है? बताइए, आपको याद आ रहा है, मैंने आपको यहां पर डिस्कस भी किया था। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट हेयर? तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। दिस इज द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है? एक बार आपने लॉक कर दिया तो बैटल टैंक चाहे कहीं पर भी मूव कर ले, ये मिसाइल उसको जरूर उड़ा देगी। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, इस प्रकार का लॉकिंग सिस्टम हमारे एयरक्राफ्ट में भी होता है। मिसाइल से आगे वाले प्लेन को लॉक कर दिया जाता है और जैसे फायर किया जाता है, चाहे वो कितनी भी मैन्यूवरिंग कर ले, कितना भी ऊपर नीचे गोते लगा ले,
वो मिसाइल उस एयरक्राफ्ट को जरूर ब्रेक करेगी। तो यही क्या है, फायर एंड फॉरगेट। इट हैज द स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। नो, इट हैज द स्ट्राइक रेंज ऑफ 2.5 किलोमीटर ओनली। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। ओनली वन इज करेक्ट हियर। इज इट क्लियर? देख लीजिए। तो ये है MPATGM थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, DRDO के द्वारा बनाई गई। स्ट्राइक रेंज 2.5 किलोमीटर है। आसानी से व्यक्ति अपने शोल्डर पर माउंट करके भी ड्यूरेशन डे नाइट में कहीं पर भी, ठीक है, आसानी से इसे यूज कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, एक और मिसाइल जो चर्चा में थी, आकाश मिसाइल, जिसका नए नए वेरिएंट्स हम लोग बनाते रहते हैं। तो क्या ये भारत की पहली घरेलू डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल है? इज इट अ फर्स्ट डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, घरेलू रूप से इंडिजीनियसली? इट इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद इंटरसेप्ट रेंज ऑफ 30 किलोमीटर। तो क्या इसकी रेंज 30 किलोमीटर है? इट इज कंप्लीटली गाइडेड बाय रडार विदाउट एनी एक्टिव गाइडेंस ऑफ इट्स ओन। ये पूरी तरह से रडार के द्वारा निर्देशित की जाती है, इसका खुद का, जैसे आपने सुना होगा ना, गायरो सिस्टम होता है, मिसाइल अपने आप को सेल्फ एक्यूरेसी पर ले जाती है। तो आपको ये बताना है क्या ये केवल रडार पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश मिसाइल जो है, इससे हम लोग एडवांस एयर डिफेंस, आपको मैंने जरूर इस पर डिस्कस किया होगा कि जो एडवांस्ड एयर डिफेंस, आपको दो चीजें मैंने डिस्कस की होंगी, एडवांस एयर डिफेंस और एक है पृथ्वी पैड, पृथ्वी एयर डिफेंस। ये भारत के इंडिजनाइज्ड डिफेंस सिस्टम है, जिस प्रकार से S-400 है, ठीक है। तो जैसे स्पेस में कोई मिसाइल एक पर्टिकुलर रेंज में आई तो ये अपने आप उन्हें मिसाइल ध्वस्त कर देंगे। तो देखिए, जो पहली घरेलू रूप से डेवलप की गई मिसाइल है उसका नाम है पृथ्वी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, बिल्कुल। आकाश का मतलब ही क्या है, सरफेस से आकाश में 30 किलोमीटर तक दागी जा सकती है और वहां से कोई भी स्पेस में मिसाइल आ रही है उसको स्पेस में ही ध्वस्त कर देगी, आकाश में ही ध्वस्त कर देगी। इट इज कंप्लीटली, बिल्कुल रडार के द्वारा होती है, लेकिन इसका अपना कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं, रडार से चलती है ना, रडार से ही कंट्रोल, इसका डायरेक्शन वगैरह होता है। 2 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज करेक्ट, यहां पर करेक्ट पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी जो थी वो भारत की फैमिली की टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये पहली इंडिजिनियस मिसाइल ये थी। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल अभी बनी है, जिस पर हमने डिस्कस किया था, जिसकी स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर है और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो आकाश है वो 30 किलोमीटर है। तो न्यू जनरेशन की 60 किलोमीटर तक है और 2.5 मैक, और मैंने आपको मैक की स्पीड भी बताया हुआ है। मैक स्पीड का मतलब क्या होता है ना, जो 331 मीटर पर सेकंड से जाए कोई भी मिसाइल, 331 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या है, 1 मैक कहलाता है। द मिसाइल इज कंप्लीटली गाइडेड बाय रडार विदाउट एनी एक्टिव गाइडेंस ऑफ इट्स ओन एंड इट अलाउज ग्रेटर कैपेबिलिटी अगेंस्ट जैमिंग। तो ये जो है जैम करने की भी कैपेबिलिटी रखती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमान अमन सेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां लोकेटेड है? कमान अमन सेतु इज लोकेटेड वेयर? नॉर्दर्न कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चिन में या शक्शगाम वैली में? बताइए, क्या आपने कमान अमन सेतु का नाम सुना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान से जाने वाला एक रूट है जिसपे एक ब्रिज बना हुआ है और उसी ब्रिज को कमान अमन सेतु कहते हैं। और ये कमान मतलब दोनों की कमांड है, वहां कमान है, अमन मतलब अमन चैन रहे, इस प्रकार का एक ब्रिज। तो ये उत्तरी लद्दाख में लोकेटेड है। किस प्रकार का दिखाई देता है? ये कुछ ऐसा देखिए, ये पूरा ब्रिज है और ये कमान अमन सेतु है। इंडियन और पाकिस्तान आर्मीज रिसेंटली हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग एंड एक्सचेंज स्वीट्स, वहां पर मिठाइयां बटी। कमान अमन सेतु लोकेटेड है उरी में, नॉर्थ कश्मीर में, ठीक है। उरी जो अटैक आपको याद आ रहा होगा, CRPF वाला। कमान अमन सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडो पाक बॉर्डर इन उरी डिस्ट्रिक्ट। उरी डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्डर पर लोकेटेड है।
जो है ब्रिज है, राइट। चलिए, इसके बाद 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। कहीं पर भी पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है, प्रेसिडेंट जहां पर भी सोचता है वहां पर। क्या ये सही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि 3 सेशन होने चाहिए टू कंडक्ट, और तीनों के तीनों एक साल में होने चाहिए, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशन, और ये मैंडेटरी नहीं है कि तीनों सेशन हो। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? बताइए। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। कोई न्यूनतम दिवस नहीं कि इतने दिन तो कम से कम पार्लियामेंट होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए 365 सही 1/4 हैं, तो ऐसा मिनिमम हो कि 100 दिन तो हो ही हो। जैसे मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा फिक्स है कि 100 डेज फिक्स होते हैं, राइट। इनमें से मैंने ये भी बताया था कि 17 डेज जो अपोजिशन पार्टी है उसके डिस्कशन के लिए, 3 डेज जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके लिए। याद आ रहा है आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो इसी तरह से क्या इंडिया में भी हो सकता है? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट में इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इतने ज़्यादा जो प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में हो रहे हैं, उसको रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कुछ डेज फिक्स हो जिसमें से अपोजिशन, सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन के लिए भी कुछ दिन हो कि वो अपनी बातों को कह सकें। तो देखिए, बिल्कुल नो मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर जैसे 100 डेज यहां पर है, भारत में कोई मिनिमम नंबर नहीं है। ये थर्ड पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट भी सही है कि प्रेसिडेंट कहीं पर भी बुलवा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 3 ही सेशन होंगे। नो डाउट कि वो जो है बजट सत्र होता है, एक मानसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है, 3 सेशन है भारत में। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये तो प्रोटोकॉल्स चली आ रही है। तो यहां पर सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट इज इनकरेक्ट हेयर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, और ये सब दिया किस में गया है? आर्टिकल 85 के फर्स्ट में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस। किसी भी समय पर कहीं पर भी बुला सकता है जो प्रेसिडेंट चाहे, बट 6 months शैल नॉट बी इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग। ये एक कंडीशन क्लॉज है कि एक सेशन के बाद जो दूसरा सेशन हुआ उसमें 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। द डेट अपॉइंटेड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी इन जनरल। चलिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? कैन यू रिकॉल इट? 1919 में, है ना। बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इज द फाउंडर मेंबर ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चर्चा में? अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन्होंने जो कानून बनाया, आपको याद आ रहा है, लेबर लॉज, जिसको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि कंपनीज का नुकसान हो रहा है। इसलिए ऐसा ना हो कि बहुत सारी कंपनीज जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल दें, तो एम्प्लॉयज़ को देखते हुए ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है प्रोविज़न। अ यूनिक फीचर ऑफ ILO इज ट्राईपार्टाइट कैरेक्टर। ट्राईपार्टाइट क्या होता है? गवर्नमेंट, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करके ट्राईपार्टाइट कैरेक्टर। तो क्या यूनिक फीचर है क्या ये ILO का? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ रेटिफाइड कन्वेंशन नंबर 144 ऑफ ILO रिलेटेड टू स्ट्रेंथनिंग द ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म। तो क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो कन्वेंशन है 144, जिसके तहत जो ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या है, NGOs, लोकल बॉडीज, वो सब भी यहाँ पर सपोर्ट करें, तो इसके लिए क्या इसको रेटिफाई किया हुआ है, अभिपुष्टि की हुई है भारत ने? बताइए। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 स्टेटमेंट आर गिवन हेयर। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। भारत फाउंडर मेंबर था,
ट्राईपार्टाइट एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है इसका, और 144 की अभिपुष्टि भारत ने की हुई है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी हियर, राइट। तीनों ही पॉइंट सही हैं। तो 1919 में ये बना, इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर। आईएलओ का जो ट्राईपार्टाइट कैरेक्टर है ये क्या है? डायलॉग एंड कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर। तो यहां पर बहुत सी जो बॉडीज हैं वो भी इसको सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये डायलॉग है, एम्प्लॉयज के लिए भी, एम्प्लॉयर जो नौकरी देते हैं, और वर्कर्स। तो आईएलओ का ये ट्राईपार्टाइट मतलब तीनों को इसके जो रूल्स हैं उसको मानना होगा। गवर्नमेंट भी बाध्य है, स्टेट गवर्नमेंट भी बाध्य है, एम्प्लॉयर्स भी बाध्य हैं, और वर्कर्स को भी उसके तहत काम करना होगा। तो द मेंबरशिप ऑफ द आईएलओ इंश्योर्स द ग्रोथ ऑफ ट्राईपार्टाइट सिस्टम ऑफ मेंबर कंट्रीज। 144 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन, याद रखना आईएलओ की ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। चलिए, और यहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है रिलेटेड टू द लेबर मैटर्स, ठीक है। अभी रिसेंटली मंकी बी वायरस चर्चा में आया था। तो क्या मंकी बी वायरस को मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है, रेफर किया जाता है? करंटली देयर इज नो वैक्सीन दैट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बी वायरस इन्फेक्शन। वर्तमान में हाल फिलहाल में कोई भी वैक्सीन नहीं है मंकी बी वायरस की। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है ना यहां पर रॉन्ग है। इसके पीछे रीजन क्या है? कानासुर फॉरेस्ट जो वायरस है, KFV, कानासुर फॉरेस्ट वायरस, उसे कहते हैं मंकी फीवर। करंटली यस देयर इज नो वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली बी विल बी द करेक्ट। इस प्रकार से गोला मार्क करते हुए आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए बी करेक्ट है यहां पे। तो पहली बार जो मंकी बी वायरस था वो 1932 में पाया गया, मतलब पहली बार आइडेंटिफाइड किया गया। वायरस इज लर्न टू हैव इन्फेक्टेड ओनली 50 पीपल टिल 2020। अब तक केवल 50 लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से 21 लोग मर गए। अपने आप में देख लीजिए कितना भयावह रेट है। अल्फा हर्पी वायरस एंजूनोटिक मैकाक, मैकाक जो होता है बंदर होता है एक प्रकार का, जीनस मैकाका। तो ये एक्चुअल में अल्फा हर्पी वायरस के नाम से इसे जाना जाता है, इस वायरस को। ओनली आइडेंटिफाइड ओल्ड वर्ल्ड मंकी हर्पी वायरस दैट डिस्प्ले सीवियर पैथोजेनिसिटी इन ह्यूमन बीइंग। तो बी केवल ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो पुराने प्रकार के जो हर्पी वायरसेस हैं उनमें, उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव है पैथोजेनिसिटी, और ये मानव के अंदर आ जाती है तो इम्पैक्टफुल हो जाती है। करंटली कोई भी वैक्सीन नहीं है। कानासुर फॉरेस्ट डिजीज जो है ये, इससे जाना जाता है मंकी फीवर के नाम से, ये बात याद रखना। KFC बहुत ज़्यादा, KFD ये बहुत ही जो है ना कॉमन, बहुत ज़्यादा वेल नोन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसमें जो टिक होती है, टिक का मतलब जो कुत्ते या जानवर के ऊपर जो कलीली बोलते हैं हम लोग, जो उसके ऊपर जो बग लगी होती है, वही उसी से क्या होता है, ये जो वायरस है वो फैलता है। तो जो मृत मंकी है या जो बीमार मंकी है उनसे ये फैलता है। तो देख लीजिए ये जो टिक होती है अडल्ट टिक, और ये एग देती है। तो अडल्ट टिक से यदि उसमें इस प्रकार के वायरसेस हैं तो अंडों में भी आ जाएंगे, लावा में, और फिर ये आपने देखा हो कभी कभार बड़े जानवर में, छोटे जानवर में, और ये छोटे जानवर से मंकी वगैरह में आ जाता है, मंकी से स्मॉल मैमल से, है ना, ये स्मॉल मैमल है, फिर मंकी, और मंकी से फिर क्या होता है, इन प्राइमेट से जब ये मृत हो जाते हैं तो ये मानव में भी आ जाता है। तो अपने आप में ये डेडली वायरस में से एक है ना, कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज। और ये भारत में जो साउदर्न स्टेट्स है वहां पर ये कई बार देखा गया है, ठीक है। चलिए, आर्टेमिस मिशन के बारे में मैं बहुत बार चर्चा करता रहता हूं आपसे। तो आर्टेमिस मिशन क्या नासा का एक प्रोग्राम है टू रिटर्न एस्ट्रोनॉट टू द लूनर सरफेस? क्या लूनर सरफेस पर भेजने के बाद वापस लाना, क्या ये आर्टेमिस मिशन का एक प्रोग्राम से रिलेटेड है? ये Artemis 1 is uncrewed test flight of स्पेस शटल कोलंबिया, और आर्टेमिस 1 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। तो क्या
अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट यहां पर होगी कोलंबिया में। बताइए कोलंबिया नाम का जो स्पेस शटल क्राफ्ट है, बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर। आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में जरूर पता होगा कि मार्स और मंगल पर ये मिशंस जो हैं भेजे जाएंगे, जिसमें जो इलॉन मस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लूनर सरफेस पर भी और मार्शियन सरफेस पर भी। मार्शियन का मतलब क्या हो गया, जो मंगल की सतह है उस पर भी भेजा जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपसे बोला गया ना कोलंबिया, कोलंबिया को तो आजकल यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोलंबिया में आपको याद आ रहा होगा वही कोलंबिया विमान जो 2003 में, जिसमें कल्पना चावला समेत 7 जो क्रू मेंबर्स थे वो डाइड हो गए थे। आपको पता है कोलंबिया विमान में ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट वापस बैक टू अर्थ आना था उसके एक विंग में छोटा सा एक जो है होल हो गया था, और वो जब घर्षण करता है और हमारे एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है तो उस घर्षण से ये स्पेस में ही ध्वस्त हो गया, फट गया, टूट के बिखर गया। ठीक है, तो यहां पर कोलंबिया विमान नहीं ओरियन विमान का प्रयोग करेंगे हम लोग, राइट, ओरियन विमान का प्रयोग करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही इनकरेक्ट है, फर्स्ट सही है, राइट। तो आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और मार्स मंगल दोनों पर भेजे जाएंगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से। SLS नाम के रॉकेट से नासा भेजेगा लोगों को, और इसमें पहली महिला को मंगल चंद्रमा पर 2024 में भेजा जाएगा। एस्टेब्लिश सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, और इससे क्या होगा कि जो सतत अभी चंद्रमा को बहुत ज्यादा हम लोगों को एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए क्या है ये मिशन 2030 तक बिल्कुल कॉमन हो जाएगा कि हम लोग आसानी से चंद्रमा पे जा रहे आ रहे होंगे, है ना, इट विल बी वेरी नॉर्मल। तो ये है, देखिए इस प्रकार से मानव मिशन वहां पर मंगल की चंद्रमा की सतह पर इस प्रकार से ये जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, मानव ह्यूमन बीइंग विल बी वॉकिंग देयर एंड इट विल बी क्वाइट इजी। और उसके बाद देखिए मार्स पर भी आर्टेमिस मिशन प्रिपरेशन कर रहा है, और देख लीजिए पूरी कॉलोनी बसाने का जो है सपना है। तो जो बिजनेसमैन है वो बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन मार्केट रेफर्स टू द मार्केट इन विच कार्बन सर्टिफिकेट्स आर ऑब्टेन्ड एंड सोल्ड विद इन द डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन बाजार उस बाजार से संदर्भित है कि कार्बन प्रमाण पत्र से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज के मानकों के भीतर बेचे जाते हैं और उसको रिडक्शन किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेज की कमी लाई जाए। और क्या यह प्रोविजन रिलेटेड है सेटिंग अप द न्यू कार्बन मार्केट दैट डिस्क्राइब आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो क्या इसको आर्टिकल 6 में पेरिस एग्रीमेंट में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन क्रेडिट हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, बताइए क्या स्टेटमेंट सही है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 6 में बिल्कुल ये सभी प्रावधान दिए गए हैं। और कार्बन क्रेडिट से क्या होगा, एक कंपनी जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली एजेंसी है, और जब उससे खरीदेगी तो उसको कुछ पेमेंट देना होगा। पेमेंट ही देना पड़े इससे तो क्या करेगी वो कंपनी, अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करके स्वयं ये चाहेगी कि हम क्यों ग्रीन हाउस गैसेज निकालें, तो टेक्नोलॉजी में सुधार कर लिया जाए बजाय कि पेमेंट किसी और को दिया जाए। इज इट क्लियर? सो दिस इज द होल प्रोविजन। तो बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ठीक है, चलिए तो यहां पर दिया गया है कि कार्बन मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच कार्बन क्रेडिट्स, इन द अदर वर्ड कार्बन सर्टिफिकेट्स, आर ऑब्टेन्ड एंड सोल्ड विद इन द डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रिवेंशन और रिडक्शन। एक डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के तहत क्या होता है कि हम लोग जो है उसके तहत ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का ये प्रयास है। आर्टिकल 6 में पेरिस एग्रीमेंट में इसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, और डिफरेंट अप्रोच ऑफ द कार्बन ट्रेडिंग मोर और लेस ऑन लाइन ऑफ डिस्क्राइब्ड अर्लियर। यहाँ पर आर्टिकल 6.2 इनेबल्स बाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एमिशन रिडक्शन। बाइलेटरल का मतलब दो कंपनीज, ठीक है, और
6.8 जो है वो नॉन मार्केट अप्रोचेस अवेलेबल टू कंट्रीज टू अचीव टारगेट। तो यहाँ पर कंट्रीज के बीच में, तो ये बहुत अच्छी चीज है अपने आप में, ताकि सभी जो कंपनीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार लाएं और कार्बन डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम से कम हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी सामने आई, और यहां पर देखिए द फर्स्ट कॉन्टिनेंट, वह कौन सा पहला महाद्वीप बन गया है दुनिया का, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ द डिजिटल लैंड यूज डेटा। तो जो कि पूरे डिजिटल लैंड डेटा को यूज कर रहा है, और मतलब पूरे जो उस महाद्वीप का जो एक जो वी कैन से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक कंप्लीट डेटा को कैप्चर करने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। वो किसके लिए किया गया? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड व्हाट शुड बी द आंसर? बताइए आपको क्या लगता है? आप हमेशा सोचेंगे यूरोप होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका होना चाहिए, एशिया तो नहीं होना चाहिए, बट द करेक्ट आंसर इज द डार्क कॉन्टिनेंट, जो अंध महाद्वीप है। अफ्रीका में अभी पूरी तरह से डिजिटल भूमि उपयोग डेटा को संग्रह किया जाएगा, डिजिटल लैंड यूज डेटा, ठीक है। और ये किसके तहत किया जा रहा है? अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव। सो दिस इज अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव, जिसमें डेटा एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, लैंड ऑफ द अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल, याद आ रहा है आपको? ग्रेट ग्रीन वॉल हमने डिस्कस किया था, साहेल रीजन वगैरह सब। तो इस प्रकार का पहला दुनिया का ये देश बन गया है जो कि पूरी तरह से एक्यूरेट, कॉम्प्रहेंसिव एंड हार्मोनाइज्ड डिजिटल लैंड यूज डेटा को प्रयोग कर रहा होगा। और इसकी मदद से क्या होगा? बहुत सारी कैलकुलेशंस और मिसयूज वगैरह जो होते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, उन सबको रोकने में मदद करेगा। यस और नो? अगला प्रश्न आ रहा है जो कि 17th क्वेश्चन है। गंगा रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। जो गंगा की रिवर्स की जो डॉल्फिन्स हैं, क्या वो फ्रेश वाटर में रहती हैं? गंगा डॉल्फिन्स इज शेड्यूल 1 एनिमल अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है ये? शेड्यूल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको पता होना चाहिए। इंडस एंड गंगा रिवर डॉल्फिन्स आर बोथ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बताइए, क्या गंगा रिवर डॉल्फिन को एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जो है माना गया है? वैसे आपको बता दूं कि डेल्फिन ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल फिश, और वैसे फिश नहीं कहेंगे, ये एक प्रकार की मैमल है, राइट? मैमल। और कौन सी होती है मैमल? ब्लू व्हेल्स आर ऑल्सो मैमल्स। आपने देखा होगा उनके फिन्स गलफड़े नहीं होते हैं, उनके क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, मतलब कोई भी मारेगा तो उसे जेल होगी, पूरा प्रोविजन है। और ये फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स भी हैं, और जो इंडस रिवर है वहां भी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, और इनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। रिवर डॉल्फिन, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, उसको हमने एक्वेटिक एनिमल का दर्जा भी दिया है, जलीय जीव भारत का, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, शेड्यूल 1 एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और एंडेंजर्ड है अंडर द IUCN लिस्ट। इज इट क्लियर? सारी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्ट्रोबिलेंटेज रैप्टेंस। देखिए, कई बार क्या होगा, आपको बायोलॉजिकल नेम, फ्रॉग की प्रजातियां जो बहुत स्पेसिफिक हैं, ये बायोलॉजी में स्पेशली इन एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन में इस प्रकार के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो स्ट्रोबिलेंथेस रैप्टेंस, ये हाल ही में चर्चा में था। किससे रिलेटेड है? इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडर यूज्ड इन मेडिसिन। क्या इनसे जो एक्सट्रैक्ट होता है वो मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है? इट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, मतलब कि कीटनाशकों में इनका प्रयोग किया जाता है क्या? इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज इन्वेसिव वीड। इन्वेसिव वीड मतलब समझते हैं ना आप?
ऐसी खरपतवार जो आसपास की सभी फ्लोरास को खत्म करती जाती है, क्योंकि बहुत तेजी से पोषण सारा का सारा ये ले लेती है अराउंड इंडो पैसिफिक आइलैंड रीजन। तो ये इंडो पैसिफिक आइलैंड रीजन में क्या ये इन्वेसिव वीड है? बताइए क्या सही है? स्ट्रोबिलेंटेस रेप्टेंस, ये एक प्रकार की इन्वेसिव वीड खरपतवार है, ठीक है, इंडो पैसिफिक आइलैंड में पाई जाती है। सी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सब ट्रॉपिकल एशिया और वेस्ट पैसिफिक रीजन में ये पाए जाते हैं। इन्वेसिव वीड है अराउंड द इंडो पैसिफिक आइलैंड रीजन। क्यों चर्चा में था भाई? जो टिप्पी नाम की जगह है, जो कि कौन से जिले में है? अरुणाचल प्रदेश के केमांग जिले में। यहां पर टिप्पी ऑर्चिड रिसर्च सेंटर लोकेटेड है और यहां पर इसको रिकॉर्ड किया गया था, इसे मेजर किया गया था, ठीक है। तो टिप्पी ऑर्चिड और ऑर्किड कहलाएगा, ये ऑर्चिड नहीं है, ऑर्किड रिसर्च सेंटर, केमांग डिस्ट्रिक्ट, यहां पर इसका रिसर्च सेंटर है। जैसे आपने सुना होगा सलोन नाम की जगह जरूर सुनी होगी, जो हिमाचल प्रदेश में है। यहां पर लोकेटेड है जो मशरूम हम लोग खाते हैं, मशरूम, राइट, मशरूम का जो रिसर्च सेंटर है वो यहां पर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए, ये हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था। रायमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम और नागालैंड। बताइए, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया, कहां पर लोकेटेड है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो इट इज लोकेटेड इन आसाम, है ना, आसाम में ये लोकेटेड है। रिसेंटली क्या हुआ था कि जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और 5 जून 2021 को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। और ये अनाउंसमेंट असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया, ठीक है। कब? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एट गांधी मंडप गुवाहाटी में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही, ठीक है। चलिए, डुगोंग, ये यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको। डुगोंग नाम का जो ये मैमल है जो भारत में पाया जाता है, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? डुगोंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको और किस नाम से जाना जाता है बताइए? क्या इसे सी काऊ के नाम से जाना जाता है क्या? बताइए, सी काऊ बोलिए। क्या ये हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, मतलब शाकाहारी जीव है? क्या ये पूरे के पूरे एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का ये संपूर्ण कोस्ट है, इसके आसपास ये डुगोंग पाई जाती हैं? इट इज लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? देखिए, ये संपूर्ण भारत के एंटायर कोस्ट में नहीं, गुजरात वाले कोस्ट में तो पाई जाती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ हर्बीवोरस है और इसे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है डुगोंग के बारे में, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। और ये एक मैमल है, याद रखना, जैसे डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल्स है इत्यादि, ठीक। डुगोंग इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस डाइवर्स फैमिली डुगोंगिडिए, ठीक है। इट्स क्लोजेस्ट मॉडर्न रिलेटिव ये है स्टेलर्स सी काउ, तो ये समुद्री गाय भी कहा जाता है। इनको देखा गया था कि एक्सटिंक्ट हो गए थे 18वीं सेंचुरी में। द डुगोंग इज द ओनली स्ट्रिक्टली मरीन हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी मैमल है, स्तनधारी जीव है। ऑल द स्पीसीज ऑफ मैनेटी यूज फ्रेश वाटर टू सम डिग्री, और ये शुद्ध जल, जहां पर मान लीजिए नदी जहां गिर रही है वहां पर ये पाया जाता है। तो देख लीजिए मोस्टली कहां पाया जाता है? ये गुजरात के कोस्ट पर, तमिलनाडु के कोस्ट पर, पाक बे पर, है ना, और निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहां ये पाया जाता है, नॉट ऑल दी कोस्ट, ठीक है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। आई थिंक ये पूरी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो इसी प्रकार से डेली आप लोग डिटेल में लेक्चर्स देखते रहिए। आपकी कुछ क्वेरीज आती रहती हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं। दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी के मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, 4 to 5 चैप्टर्स और आएंगे जिसमें पार्ट्स होंगे, डोंट वरी,
सब कुछ आपको मिलता रहेगा समय समय पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।